बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम में रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं कैसर खान तनोली। नाज़रीन, आज का रिपोर्टर्स कॉर्नर थोड़ा सा स्पेशल है। हम लोग मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर, और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद जो है आपको पता है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद ये आपको पता है यहाँ से तमाम तर ख़बरें निकलती भी हैं, ख़बरें बनती भी हैं और आप तक पहुँचती भी हैं। हमारी कोशिश है कि हम लोग जो मसाइल इस वक्त चल रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो प्रोटेस्ट हैं उस वजह से, मुल्क को मुआशी जो चैलेंजेस दरपेश हैं उस हवाले से इस सारी गुफ्तगू करें। और ख़ास तौर पर इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी है कि नेशनल प्रेस क्लब के अंदर मौजूद जो सहाफ़ी हैं, जो रजिस्टर्ड सहाफ़ी हैं, जो नेशनल प्रेस क्लब के मेंबर्स हैं, उनको भी बहुत सारे मसाइल हैं। और वो मसाइल कैसे वो फेस कर रहे हैं, उनका हल क्या है, कौन हल निकालेगा, वो हल कैसे निकलेगा और कब निकलेगा, ये बहुत सारे सवालात हैं। ये सारे सवालात हम लोग उठाते रहेंगे, क्योंकि अब से आज से जो रिपोर्टर्स कॉर्नर है वो हर हफ्ते हुआ करेगा नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से। और हमारी कोशिश रहेगी जहाँ पर साफ़ियों के मसाइल हैं वो हाईलाइट करें, उसके साथ साथ जो कौमी मसाइल हैं उनके ऊपर बात होती रहे, क्योंकि ये सबसे मौसर जगह है, सबसे ताकतवर जगह है जहाँ से सही खबर आ सकती है, सही बात हो सकती है। यहाँ पर बड़े बड़े ज़िम्मेदार साफ़ी मौजूद होते हैं और हमारी कोशिश रहेगी हम लोग ये काम यहाँ से करें। और सबसे पहले आज के जो इस प्रोग्राम के अंदर मेरे मेहमान हैं, मेहमान नहीं है, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी जो प्रेस क्लब है वो हमारा दूसरा घर है। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं और कहते भी हैं, और ये हकीकतन ऐसा भी है कि बहुत सारे लोगों का प्रेस क्लब पहला घर भी है। अपना ज़्यादातर वो वक्त जो है वो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में सर्व करते हैं। मेरे साथ मौजूद है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे अनवर रज़ा साहब, आप प्रेसिडेंट हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के। सर, आपको खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया। आप ठीक हैं? सेहत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ मौजूद हैं नईर अली, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं आप नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की। आपको भी वेलकम करेंगे। ख़वातीन का प्रेस क्लब में और प्रेस क्लब की सियासत में आना, ये बहुत सारी बातें मैं आपसे करूँगा। और मेरे राइट हैंड साइड पे मौजूद है नईम महबूब साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, आपको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया। आपके साथ मौजूद है मोहम्मद जाहिद साहब, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हज़ार ड्यून से आपका ताल्लुक, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। अनवर साहब, आपकी तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले इस वक्त हालांकि पाकिस्तान का लोग कहते हैं ना कि जब से पाकिस्तान बना आज 75 साल हो गए हैं, हमने भी ऐसी सुनते आए, पढ़ते थे तब भी ऐसी बातें होती थी, बड़ों से सुनते थे, प्रोफेशनल लाइफ में आए तब भी ऐसी बातें सुनते आए कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजरा है, पाकिस्तान के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इसके बावजूद, ये सारी चीज़ें सुनने के बावजूद, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद, पाकिस्तान जो है उसने तरक्की की है, पाकिस्तान आगे बढ़ा है, पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना, पाकिस्तान ने अपने आप को दुनिया में मनवाया मुख्तलिफ शोबों के अंदर। मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन मसाइल का हल तलाश करने की आपकी नज़र में, मुल्क की लेवल की बात करूँ, वजह कौन उसकी तलाश करेगा कि मसाइल की हल कैसे होगा, और कौन ऐसे लोग हैं जो इन मसाइल को हल कर सकते हैं, ये जो तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है वो मुनासिब है? देखिए कैसर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि अवाम जो है वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। इलेक्शंस होते हैं, उसके नतीजे में जब पार्लियामेंट तश्कील पाती है, और वो नुमाइंदों का काम है कि वो मसाइल को हल करें, और जो आवाम होते हैं उनका काम है कि वो निशानदही करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में वो नुमाइंदे किसी न किसी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर तो मौजूद होते हैं, लेकिन वो आवाम के हकीकी मायनों में उस तरह मसाइल की निशानदही नहीं करते। बड़ी सारी हमने देखा माजी में भी लेजिस्लेशन होती है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान बनने से अब तक रहा है। पाकिस्तान में मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप दुनिया भर में देखें, जिस तरह कोविड-19 था, उसके बाद रिसेशन आया और महंगाई बढ़ी, हालात बड़े बिगड़े, माशी सूरत बड़ी ख़राब हुई, लेकिन पाकिस्तान चूँकि एग्रीकल्चर कंट्री है, यहाँ पर बड़े वसाइल हैं, चारों मौसम भी हैं। हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि विल की कमी है, नीयत की कमी है। हम पार्लियामेंट में आने से पहले तो बहुत ज़्यादा दावे करते हैं। अगर आप सियासी जमातों की बात करें, उनका मंशूर देख लें, तो उनके मंशूर से देख कर जब आप उन्हें वोट देते हैं तो लगता यह है कि शायद अगले 5 बरस जो होंगे उसमें आवाम के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं। कोई कहता है एशियन टाइगर बना देंगे, कोई कहता है कि लाहौर जो है पेरिस बन जाएगा, कोई कहता है कि बस पाकिस्तान जो है अगले आने वाले जो हमारा टाइम होगा उसमें सुपर पावर बन जाएगा। देखिए बातें तो बहुत सुनी हमने। देखिए इसकी वजह ये भी है कि जब भी कोई जमहूरी हुकूमत आती है तो जो अपोजिशन होती है, कोई भी किसी वक्त की भी, आप माजी की हुकूमतों को उठा के देख लीजिए कि वो अपोजिशन जो है वो हुकूमत को शायद उस तरह काम करने ही नहीं देती। उसकी वजह यह है कि वो उनकी राह में रुकावट डालने के लिए किसी और तरफ देखते हैं। मेरी मुराद है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। तो जब आप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखेंगे तो आप इक़्तिदार से किसी भी गवर्नमेंट को नीचे लाने के लिए हर तरह का जो तरीका है वो इस्तेमाल करेंगे। वो हमारे मुल्क में होता चला आया है।
हमने बहुत सारी जमहूरी हुकूमतें देखी कि उनको डीरेल करने के लिए जमहूरियत को बहुत सारी जो अपोजिशन थी, बहुत सारे सियासतदान थे कि जिन्होंने GHQ का जाके दरवाज़ा नॉक किया। ये है ख़राबी की पहली वजह। अब एपॉलिटिकल रहने का जो इरादा है, जो ऐलान है आर्मी की तरफ से, इसे सब ने बड़ा अप्रिशिएट किया है। हम भी बतौर जर्नलिस्ट इसे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो फ़र्ज़ है वो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि अब आपको कम से कम इस एक नुक्ते पर एक होने की ज़रूरत है कि आप ये तय कर लीजिए। अनवर साहब, आप किताबी बातें करें, मसला पता क्या है कि ये जो बात आपने कर दी ना कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने तो उन बैसाखियों का सहारा हमेशा लिया, और जिस जमात से हमें उम्मीद थी कि वो शायद उन बैसाखियों के अलावा वो बड़ी दावेदार थी, बड़ी उन्होंने मामलात किए, बड़ी बातें की कि हम लोग, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करूँ, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की, उन्होंने रियासत मदीना की बात की, उन्होंने मुल्क के अंदर अदल व इंसाफ की बात की, लेकिन सारा उन्होंने भी वही लिया और 18 में हुकूमत बनाई। और उसका इससे पहले तक ये मामला ढका छुपा रहता था। हमेशा हर दौर के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा पाकिस्तान की हुकूमतें बनाने के अंदर ये, लेकिन मामला ढका छुपा रहता था, या शायद आपको पता होता था, या चंद बासर साफ़ियों को या चंद बासर लोगों को पता होता था। लेकिन इस दफ़ा ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम होगी, हर किसी को पता चल गया कि ये मामला यहाँ पर होता है। तो वो पता किसकी वजह से चला? हमारे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की तरफ से। लेकिन एक चीज़ और है, आपको लगता है कि सियासी जमातें इतनी अहलियत और काबिलियत रखती हैं, उनके लीडरान इतनी अहलियत और काबिलियत रखते हैं कि वो मुल्क की और बैन अवी मसाइल को उनका हल तलाश कर सकें, या उस काबिल हैं, या अभी उनको मज़ीद इतना वक्त चाहिए जितना हम लोग गुजार चुके हैं? और क्या इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत के बगैर, ये बात सच है, ये हो सकती है कि बगैर इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत के बगैर हम लोग मुल्की मामलात या बैन अवी मामलात को चला सकें? देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा जय्यद किस्म के जो सियासतदान हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन होता क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में आमरीत है कि आपके जो चेयरमैन हैं, जो पार्टी के हेड हैं, आपको उनकी पॉलिसी को लेकर आगे चलना पड़ता है। एक बात, उसकी कई मिसालें हैं, वो नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो, इमरान खान साहब हो, तमाम जी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में आमरीत मौजूद है कि आपने पार्टी हेड की जो पॉलिसी है, उसका जो नुक्ता नज़र है, उसको लेकर आगे चलना है, ये मजबूरी है। अदरवाइज़ वो आपको नेक्स्ट ईयर कोई टिकट नहीं देंगे। आप अगर सेनेट में जाना चाहते हैं, आपको सेनेट का टिकट नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट के लिए अपने बड़े काज को नुकसान पहुंचाते हैं। आप देखिए कि कई ऐसे केसेस हैं, नैब में भी अभी ज़ेर इल्तवा है कि मुलाजमतों में घपला हुआ है, फिर आपने जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए जाते हैं उसमें घपला किया जाता है। बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं कि वो कमज़ोरियाँ जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट उनको पकड़ती है, उन कमज़ोरियों को लेकर फिर वो उन्हें ब्लैकमेल भी करते हैं और वो अपने मकासद के लिए उन सियासतदानों को इस्तेमाल करते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप सियासतदानों को अब ये तय करना है कि हम किसी इक़्तिदार नहीं चाहिए, हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ये तय कर लें कि हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए। हमने अगर इक़्तिदार लेना है तो हकीकी मायनों में जो हम कहते हैं कि अवाम की ताकत के ज़रिए, वोट के ज़रिए हमने इक़्तिदार में आना है। ये तय कर लें कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ कर नहीं आना। आपने खान साहब की बात की, 26 बरस का क्लेम करते हैं खान साहब कि मैंने जदोजहद की है और मैंने इस जमहूरियत के लिए बड़ा किरदार अदा किया, लेकिन 26 बरस बाद भी उन्होंने भी वही काम किया। अनफॉर्चुनेटली जो माजी की हुकूमतों ने किया कि वो भी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से इक़्तिदार में रोल है वो वाकई ख़त्म हो गया है। हमने देखा कमान की तब्दीली की तकरीब भी हुई, कल तकरीब हुई और चीफ हमारे नए आ गए आसिम मुनीर साहब, और बाजवा साहब ने कह दिया कि किसी भी किस्म का, जाते जाते उन्होंने कह दिया कि किसी भी किस्म का अब सियासी मामलात के अंदर, मुल्की मामलात के अंदर फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं होगा, आइनी तरीके से मामलात को देखेंगे और चलाएँगे। ये बातें हमने पहले भी सुनी है, रिकॉर्ड पे हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि वाकई ऐसा हो जाएगा? लगता मेरी ज़ाती राय है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ़ौज ये एटॉमिक पावर है, फ़ौज के मामलात, फ़ौज की जो किरदार है, जो उसका रोल है, वो किसी भी तौर पे ख़त्म नहीं हो सकता। तो नौली साहब, बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले। और दूसरी बात, जो अनवर और आपके दरमियान में बातें हो रही थी, अनवर बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, बहुत ही आइडियल सिचुएशंस की बातें कर रहे थे। अनवर साहब वो बात करें जो हर किसी को चाहता है। मैं यही कह रही हूँ कि आइडियल गुफ्तगू हो रही थी कि ये हो सकता है और ये होना चाहिए, लेकिन जो कहानी है असल में वो होना चाहिए से आगे की कहानी है। और वो अगर आप माजी के जो 60-70 साल तारीख़ है हमारी, उसको अगर आप खोल के देखें तो जितने हमारे, अगर कोई ये कहता है कि अब तक जितने भी जमहूरी हुकूमतें आई हैं, जितने भी, इवन आप तो वज़ीर आज़म की और सदर की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि कोई अगर किसी जगह पे जो है वो सूबाई मिनिस्टर बना है, ये तो सारा चैप्टर ही क्लोज हो गया जब हमने कह दिया कि किसी की मुदाखलत से मामला तय हुए हैं, तो मामला खत्म हो गया। रुकने सूबाई असम्बली या रुकने कौमी असम्बली या कोई सेनेटर बग़ैर वहाँ से मंजूरी के जो है वो बन जाता है,
तो वो झूठ बोलता है। ये आप भी जानते हैं और हम भी अच्छे से जानते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि इस मुदाखलत ने जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुंचाया, मुल्क को नुकसान पहुंचाया, उन सियासी लोगों को नुकसान पहुंचाया जो शायद ख़ुद अगर काम करते तो उनकी कोई सियासी तरबियत हो जाती और आज वो बेहतर फ़ैसले करने के काबिल होते। उनकी सियासी तरबियत ही नहीं हो सकी। उन्हें हमेशा कहते हैं कि मुज़ाकरात के रास्ते खुले होते हैं, मुज़ाकरात के लिए बैठना चाहिए, लेकिन हुआ ये कि आप शायद मेरी बात को सेकंड करेंगे कि जब हमेशा मुज़ाकरात के लिए एक तीसरे शख्स की ज़रूरत होती है, तनोली साहब ने और नैयर ने कोई बात आपस में तय करनी है तो एक तीसरा शख्स हमें जो चाहिए वो अनवर रज़ा हो सकता है। लेकिन उस तीसरे शख्स के लिए जब भी तनोली साहब ने और नैयर अली ने देखा तो उन्होंने पिंडी की तरफ देखा, पिंडी की तरफ देखा। तो यहाँ से असल मसाइल शुरू हुए और उसकी वजह से मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारी एक मुलाकात हुई चीफ साहब से और वो मुलाकात टोटली ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन उसमें एक जुमला बाद में कोट हुआ, मुख्तलिफ़ लोगों ने ये कोट किया क्योंकि हम वहाँ मौजूद थे तो हम इसको अब जो है वो सेकंड कर सकते हैं, हम इसको बता सकते हैं। उनसे जब ये शिकायत की गई सहाफ़ियों की तरफ से तो उन्होंने कहा कि देखिए हम नहीं आना चाहते, हम आप मुदाखलत करना ही नहीं चाहते, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब कोई क्राइसिस क्रिएट हो जाता है और हमारी तरफ देखा जाता है और हमें लगता है कि हमें ये बताया जाता है कि आप नहीं करेंगे तो फिर ये नहीं होगा काम, या मुल्क को नुकसान होगा या मुल्क की सलामती को नुकसान होगा, तो हमें देखना पड़ेगा। तो जो अनवर बात कर रहा था कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को इस काबिल होना पड़ेगा कि किसी की तरफ उनको देखना ना पड़े, किसी की तरफ बात ना करो। जहाँ तक आपने बात की कि क्या ऐसा पॉसिबल है, अभी फ़िलहाल टिल डेट जहाँ हम बैठे हुए हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसे नज़र नहीं। महबूब साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी है और सवाल यही है कि मामलात वाकई न्यूट्रल हैं, मामलात वाकई आगे इस तरह से चल सकते हैं। मेरी ज़ाती राय, बहसीत जर्नलिस्ट मेरी ज़ाती राय है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने ये काम करना है वो एक दूसरे को नोच खाने को तैयार हैं, तो एकदम से कोई ऐसी जादू की छड़ी से हम लोग उनको दिखाएं या वो उनके पास चली जाए तो शायद मामलात बदल जाएं, एक दूसरे के साथ बैठ के मामलात करने को तैयार हो जाएं। हमारा मुल्क तो हर आने वाले दिन के साथ आपको पता है पीछे जा रहा है। हमारी मुआशी हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि हम लोग हमारे फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं मानते, लेकिन वाकई मुल्क के हालात ऐसे कि हम लोग डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तनोली साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसा कि अनवर रज़ा ने और नैयर अली ने जो बताया वो बड़ी गहरी बातें और बड़ी हक़ाइक़ मबनी बातें हैं। अब बात ये कि तकरीबन 75 साल 75 ईयर्स हो गए हैं इस पाकिस्तान का क़याम हुआ और तकरीबन 3.5 दहाइयाँ जो हैं वो मुल्क में अमरीत रही, ठीक है जी। और जब नहीं भी थी तो तब भी आप पिछला ये अदवार खान साहब का देख लें, जी, उसमें खान साहब की अपनी तकारीर, अपने उनके बयानात में उन्होंने ओपनली ये माना कि मुल्क में वो एक कहाँ से उनको मदद होती रही है, गैर एलानिया अमरीत ही थी। तो बात ये कि वो अभी जो बाजवा साहब ने जाते जाते जो ऐलानात किए या वो जो क्लेम कर रहे हैं कि हमने पिछले काफ़ी अरसे से ये फ़ैसला कर लिया कि सियासत से फ़ौज को अलग रखा जाए, तो बड़ी अच्छी खुशाइन बात है। और आइन भी उनको यही कहता है फ़ौज को कि वो सिर्फ मुल्क की दफ़ाई सरहदों की हिफाजत करें और दफ़ाई मामलात को देखें, सियासत में उनका रोल होना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन ये क्यों होता है, अनवर भी बता चुका है, नैयर भी बता चुकी, और ये हकीकत आपको भी बताएं। अहलियत काबिलियत का मसला आ गया ना कि हम लोग इस तरह के मामला नहीं, उसकी रीज़न है ना जी, उसकी रीज़न है कैसे साहब की बात ये है कि जब आपके मुल्क के सियासतदान कमज़ोर होंगे, करप्ट होंगे, उनकी बेसिकली वो कमज़ोरियाँ हैं ना जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिनको रख के ना सिर्फ इंतखाब अपना उनका चुनाव किया जाता है, उनको पार्लियामेंट में लाया जाता है। तो ये बात फ़ैसला अवाम ने भी करना है, इसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम पर बनती है कि वो ऐसी क़यादत, ऐसे पॉलिटिशियन, ऐसे सियासतदानों को लेके आएँ जिनका किरदार भी अच्छा हो, जो विजन भी रखते हो। इस मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है माशाल्लाह। वायद एक ऐसा आपको मसला नज़र आ रहा है कि करप्ट होने की वजह से ये लोग कैप्चर हो जाते हैं, जी, ऐसे होते हैं। अभी तक जो हमने देखा वो तो यही है। मुझे ये बताएं कि किस शख्स पे करप्शन के इल्ज़ामात नहीं है, यानी कि इवन दैट, मैं अब नाम नहीं लेता, ये जो पिछले हमारे हुक्मरान थे, चीफ एग्जीक्यूटिव थे, जिनका नारा ही ये था कि मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा, मैं डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा। उनके दौरे इक़्तिदार में क्या हुआ वो सब वाज़ेह है। तोशाखाना में क्या हुआ, अभी तो तोशाखाना तो एक छोटा सा एलिमेंट है ना, इसके अलावा आने वाले दिनों में आपको बहुत से और मज़ीद नज़र आएंगे। इसके लिए मिन्नत अल्लाह और ये सारा ड्रामाबाजी की जा रही है। तो बेसिकली इस मुल्क का मामला जो है वो करप्शन ही है, जिसमें
आपके ना सिर्फ सियासतदान, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके बहुत से इदारे मुलव्वस हैं। और मुल्क इसी वजह से देखें ना, आप पे अरबों खान साहब फरमाते थे जब धरना था 126 दिन का कि जी हमें जरदारी साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब ये बताएं कि वो 13,000 अरब से 10 साल दौर में कर्जा 27,000 28,000 अरब कैसे पहुंच गया और किस तरह पहुंच गया और क्या किया। यानी कि 10 सालों को हिसाब मांगते थे कि इन 10 सालों में 13 से डबल हो गया, और इनके दौरे इक़्तिदार में 3.5 साल में वो 28,000 अरब का कर्जा 50,000 अरब तक पहुँच गया और लगी एक ईंट भी नहीं। उसका हिसाब कौन देगा? नहीं बड़ा साहब, मैं करप्शन के हवाले से बात करूंगा। अगर हम लोग करप्शन की बात करें, अरबों की करप्शन मान लेते हैं, अरबों की करप्शन मान लेते हैं, हमारे खरबों की हैं जी, चलें खरबों की मान लेते हैं। नाज़रीन, ये मामला है अरबों का, खरबों का। आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर इल्ज़ामात हैं, उनके केसेस कोर्ट में हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर केसेस हैं। इसी तरह बाकी उनके भाई जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस हैं। तो अगर मान भी लेते हैं अरबों खरबों के इन्होंने करप्शन की है, ये अरबों खरबों इकट्ठे करके वापस इस मुल्क के अंदर आ भी जाते हैं, क्या आपको लगता है कि मामला सिर्फ अरबों खरबों के हैं? इस मुल्क के ऊपर तो पता नहीं कई 100 अरबों के मामलात हैं, वो किस तरह से हो गए, कैसे हो गए, ये बहुत सारे सवालात हैं। एक वक्फा लेते हैं जी नाज़रीन। वक्फे के बाद एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद प्रोग्राम रिपोर्टर्स कॉर्नर। और रिपोर्टर्स कॉर्नर आज हम लोग मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर। और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं और हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान की मौजूदा जो सियासी सूरत-ए-हाल है, पाकिस्तान के मुआशी जो चैलेंज हैं उस हवाले से, माजी में क्या होता रहा, आजकल क्या हो रहा है और आने वाले दिनों में क्या हालात नज़र आ रहे हैं। नईम महबूब साहब से हमारी बातचीत हुई, मोहम्मद जायद साहब मौजूद हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये सारी गुफ्तगू आपने भी सुनी है, हालात आपके सामने हैं, मुल्क किस तरफ जा रहा है। साफ़ी का अपना क्या किरदार है? साफ़ी भी इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल में फंसे हुए हैं, उनकी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। अगर वो अपना काम करते हैं तो तब पिटते हैं, अगर काम नहीं करते तो तब उनको मुआशी जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं, उनका सामना करना पड़ता है। घर कैसे चलाएँगे, कैसे चीज़ों को फेस करेंगे, ज़रा साफ़ियों के बारे से बताइएगा। बहुत शुक्रिया कैसर तनूरी साहब। इस तरह के जो सहाफ़त की जो फील्ड है, पूरी कौम की नज़रें सहाफ़त पे होती हैं, सियासतदानों की नज़रें सहाफ़त पे होती हैं, साफ़ियों से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ते हैं कौम को। और इस वक्त जो हमारे मुल्क में जो सहाफ़त की सिचुएशन है, वो आप देखें अरशद शरीफ का जो वाक़या हो गया, इस तरह और काफ़ी वाक़यात हैं कि सबसे पहले तो साफ़ियों को यहाँ प्रोटेक्शन नहीं हासिल, हमारे इदारे जो हैं वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। इदारों में बेरोज़गारी है, छांटियाँ शुरू हैं, बहुत बड़ी तादाद में साफ़ियों को इदारों से निकाला गया है। तो इसके लिए जो हमारी तंजीमें बनी हैं, PFUJ के नाम से हैं, कुछ मुख्तलिफ़ नाम से मुल्की तंजीमें, वो आपस में डिवाइड हैं। अगर ये तंजीमें आपस में यूनाइट हो जाएं और यूनाइटेड, तो उसके बाद ये एक प्लेटफार्म पे इनका 1 पॉइंट एजेंडा हो कि हम जो साफ़ियों के जो मसाइल हैं उसके लिए हम इकट्ठे होंगे। जो उनके बेरोज़गारी का मसला है, तो इस तरह जिसका दिल करता है मेरे पास 10 लोग हैं तो मैं अपनी कोई तंजीम बना के आ जाऊँगा। इधर तो हम लोग रोज़ाना देखते हैं कि मुख्तलिफ़ तकरीबात हो रही होती हैं, मुख्तलिफ़ तंजीमें जो हैं वो वजूद में आ रही होती हैं। अब उनका बैकग्राउंड क्या, वो साफ़ी हैं भी नहीं, ये कोई नहीं जानता। या हमारा साफ़ती म्यार क्या, हमारे सेट स्टैंडर्ड्स क्या हैं जो हमने, वो जो हमारी यूनियन बनी हुई हैं उनमें भी काफ़ी खामियाँ हैं कि वो किसी मेरिट को, किसी मयार को इसको नहीं देखती हैं कि इसका जो करैक्टर है वो क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, जो साफ़ी बन रहा है वो किस लिए बन रहा है। अब तो बदकिस्मती है जो हमारे जो चैनल के मालकान हैं वो तो अपनी जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करने के लिए वो इसका सहारा ले रहे हैं, और इस तरह मोस्टली जर्नलिस्ट जो हैं वो तो इसको मिसयूज़ कर रहे हैं। बहुत कम जर्नलिस्ट हैं जो इसको, जो हम कहते थे कि ये एक मिशन है, वो मिशन वाली बात जो है वो तो एक किस्सा पारीना बन चुकी है। अब इसको हम भी इसके लिए कर रहे हैं कि हमें साफ़ियों जाके लोगों को ब्लैकमेल करना, इदारों को ब्लैकमेल करना, अपने नाजायज़ काम उनसे करवाना। ये तो जो हमारी ट्रेड यूनियन है उनको चाहिए कि वो इस तरह सख्त तरीन शराइत पे मेंबरशिप रखें कि जो साफ़ी किसी ब्लैकमेलिंग में इन्वॉल्व हो, उसका कोई करैक्टर जो है वो ठीक नहीं है, वो इसका मेंबर नहीं बन सकता, उसके ख़िलाफ़ कोई शिकायत आ जाए उस पर भी कमेटी हो, वो उसकी छानबीन करे कि वाकई ये जो इसके ख़िलाफ़ जो शिकायत आई हुई है वो हकीकत पर मबनी है और इसने ये खामी पाई जाती है, ये इल्ज़ाम जो इस पर लगाया जाता है ये सच है, तो उसको उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जाहिद साहब, मैं ये चाहूँगा कि इस बात को आगे नाज़रीन हम लोग बढ़ाएँ। अनवर रज़ा साहब मौजूद। अनवर रज़ा साहब, ये आपने बातचीत सुनी और ये मेरा खुद ज़ाती मेरा सवाल भी है और मैं इसके ऊपर बात करना भी चाहूँगा। आने वाले दिनों में हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। ये बड़ा मुक़द्दस पेशा है सहाफ़त का, जो है हमने कहते हैं ना पैगम्बरी पेशा है। अगर आप इसको अपने इसके साथ इंसाफ करें, अगर अपने मामलात को ठीक रखें
तो इससे अच्छा पेशा हो ही नहीं सकता। और लोग बड़ी आपकी इज़्ज़त करते थे, आपको बड़ी कदर की निगाह से देखते थे। लेकिन आजकल हालात ऐसे नहीं हैं। अगर आप किसी को बताते हो कि आप साफ़ी हो, तो उसके दिमाग में एक नेगेटिव चीज़ फ़ौरन से जाती है कि यार आजकल की साफ़त तो ये है, आजकल के तो लोग जो साफ़ी हैं उनका किरदार ऐसा है। ये सब कुछ कैसे हो गया, क्यों हो गया कि एकदम से हालात ऐसे आ गए कि कल तक जो लोग हमें सरों पर बिठाते थे, हमारी इज़्ज़त करते थे, आज वो मामलात नहीं हैं? कैसर साहब, पहली बात तो ये है कि जब जिस दौर की आप बात कर रहे थे उस वक्त अखबारात थे सिर्फ, और अखबारात में काम करने वाले जो लोग थे उनका पेशा वाकई अनुराग साहब, मैंने कभी किसी अखबार के साथ काम नहीं किया। मैंने 2005 के अंदर एक टीवी को ज्वाइन किया। आपने उसकी रिस्पेक्ट की बात की सहाफ़ियों की, मैं वो पीछे से ज़रा माजी से इस मामले को ज़रा आगे लेके आऊँगा। अखबारात कम थे, जर्नलिस्ट कम थे, लोग इज़्ज़त करते थे। आपकी कोई ख़बर पब्लिश होती थी तो उस पर कोई ना कोई जो अथॉरिटी थी वो एक्शन भी लिया करती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, जर्नलिस्ट ज़्यादा हो गए। अच्छा, फिर जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ये बिज़नेस बन गया, जो चैनल लेके आते थे मालकान, उनके अदर देन जो बिज़नेस थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने मीडिया का सहारा लिया। एक बात, जब आपकी बुनियाद ही ठीक नहीं होगी तो मुझे बताइए आप आगे कैसे चल सकेंगे। फिर उन्होंने लोगों को हायर भी किया और बहुत सारे इदारे बंद भी हुए। वो कहा क्या करते थे, आपको भी याद होगा कि जी अब हमारे पास वो वसाइल नहीं है तो आप ख़ुद से कुछ कर लीजिए। ख़ुद से कुछ करने से मुराद उनकी ये थी कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको एक लाइसेंस दे दिया कि आप जाएं और लोगों को ब्लैकमेल करें। एक बात तो ये होगी। उसके बाद अगर आप अभी रिसेंट दौर की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो सोशल मीडिया है वो वास्ट हो गया, बढ़ गया, बड़ी जिद्दत आ गई इसमें। उसमें हर शख्स जिसके पास मोबाइल है वो खुद से ही जर्नलिस्ट बन गया। कोई वहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है, कोई सूझबूझ नहीं है, कोई आपके कंटेंट के बारे में नहीं है। आपने पिक्चर डाली और आपने पढ़े हैं सर जी, हमें तो पता है ना जी कि साफ़त के बुनियादी उसूल क्या हैं। वो हो गया। अच्छा, अब जो मशरूम ग्रोथ थी अखबारात की, छोटे अखबारात की, उन्होंने साथ साथ ये अपने व्लॉगर्स भी बिठा लिए। उनका मकसद क्या था कि हम इसकी बुनियाद पर एक तो चलें डिजिटल मीडिया से अलाइन हो जाएंगे और दूसरा हम शायद लोगों में रीच भी होगी और हम अपना काम भी कर सकेंगे उस तरह। बहुत कम जर्नलिस्ट हैं ऐसे कि जो अखबारात से मुंसलिक रहे, फिर इलेक्ट्रॉनिक में आए, उन्होंने जो अपने वो व्लॉग कर रहे हैं या यूट्यूब पे उनके चैनल्स हैं, वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं, कंटेंट पे ख्याल रखते हैं, लोग उनको सुनते हैं। कितने परसेंट हैं? 1% से भी शायद कम होंगे। अच्छा, अब आ जाइए आप उन लोगों की जिनकी आपको भी शिकायत है, मुझे भी, मैं भी उन शिकायत के अजाले के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। जब ऑर्गेनाइजेशन आपको कार्ड देगी और आप बाहर जाके लोगों को ब्लैकमेल करेंगे या अपने तय जो करना चाहेंगे करेंगे, आप प्रेस क्लब के मेंबर नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी शिकायत हमें मौसूल हुई कि सर ये फ़लाँ बंदा फ़लाँ अखबार से, फ़लाँ चैनल से, यूट्यूब से है और ये हमसे ये फ़लाँ तकाजा कर रहा है। जब प्रोब किया तो वो हमारा मेंबर नहीं था। फिर उसको रोकने के लिए हम क्या करते बताइए, उसकी ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता किया कि आप इनको रोकें वरना हम इस पर कोई सख्ती से अमल दरामद करेंगे, क्योंकि इनकी वजह से जो हमारी सहाफ़ती पेशा है वो बदनाम हो रहा है। हमने फिर FIRs भी कटवाई और लोगों की मेंबरशिप अगर वो यहाँ से मुंसलिक था तो वो कैंसिल भी की। इसकी मिसालें मौजूद हैं। गो कि हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है, अखलाकी तौर पर भी, सहाफ़ती तौर पर भी। लोग कहते हैं कि चलो यार इससे गलती हो गया, उसे छोड़ दें, लेकिन हमने बड़ा इस पर टॉलरेट नहीं किया। कोशिश की कि अपने तय किसी न किसी तरीके से इसको बेहतर कर सकें, लेकिन अब आप इस पर कंट्रोल कर नहीं सकते। आप इदारों को कैसे स्ट्रीम लाइन में लाएंगे? देखें, नेशनल प्रेस क्लब का आइन मौजूद है। उस आइन में है कि आपने इतने बरस, 3 बरस अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आपको मिनिमम 3 ईयर आपको वेट करना पड़ेगा। आप एसोसिएट मेंबर रहेंगे, देन जो उस वक्त की एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी वो आपको अगर समझेगी कि आप एलिजिबल हैं तो आपको वो काउंसिल मेंबर कर लेंगे और आपको राइट ऑफ वोट होगा। अदरवाइज़ आप एसोसिएट मेंबर भी रहेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, एसोसिएट मेंबर लोग आते हैं, अपना डाटा देते हैं, फ़ीस जमा करवाते हैं और चले जाते हैं। हाँ, हमें इस पर भी चेक रखने की ज़रूरत है कि बहुत सारे लोग ऐसे सिर्फ वो कि जी मैं प्रेस क्लब का, अब अगर आप इस फील्ड से ताल्लुक़ नहीं रखते तो आपको ये नहीं पता कि काउंसिल मेंबर की क्या हैसियत है और एसोसिएट मेंबर की क्या हैसियत है। बाहर वो लोग जो एसोसिएट मेंबर बने होते हैं वो बता देते हैं जी हम प्रेस क्लब के मेंबर हैं। जब उनकी कोई शिकायत आती है वो हमसे पूछते हैं, हम तो कहते हैं ये मेंबर नहीं, वो कहते हैं नहीं जी ये मेंबर है। हम एसोसिएट मेंबर को कार्ड भी जारी नहीं करते, इसलिए ताकि वो जब काउंसिल मेंबर होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हम उसको फौरी तौर पर अगर उसके खिलाफ कोई शिकायत आएगी तो इमीडिएटली उसकी मेंबरशिप कैंसिल करने से पहले आपको पता है ना कि आप इसको मानिएगा कि हमारे अंदर जो लोग मौजूद हैं, हमारे इसी ग्रुप, हमारे भाई हैं सारे। मैं अगर किसी साफ़ी के हवाले से कोई बात करता हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है कि ये उसने अपना काम कहीं ना कहीं पर ध्यानदारी से किया होगा, लेकिन किसी न किसी जगह पर उसने किसी को फेवर पहुँचाने के लिए कुछ गलत भी किया होगा। तो हमारे अंदर इस वक्त भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं और माजी में भी रहे हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को इस तरह से इंडक्ट किया, उनको नवाजा और जिसका निशानदेही आपने भी की कि लोग फ़ोन करते हैं, आते हैं, बात करते हैं कि जी ये प्रेस क्लब का मेंबर है। ऐसे कई लोगों को हमारे यहाँ से सपोर्ट रही है और वो इसको जाके कैश करते रहें।
एक तो तनवीर साहब ये जहन में रखिएगा, आप भी चूँकि जर्नलिस्ट हैं और पुराने जर्नलिस्ट हैं, कि हर जो जेन्युइन जर्नलिस्ट है उसके अपने नाम की बड़ी, अपनी साख की बड़ी फिक्र होती है। वो कभी भी ऐसा नहीं काम करता जिससे उसे, मैं ऐसा काम हरगिज़ नहीं करूंगा कि मुझे पता चले कि ये बात कैसर तनवीर साहब को पता चलेगी तो कल को ये बात वो 5 लोगों को बताएंगे। एक तो ये टियर आ गई, इसके बाद आप आ जाए। मैं एनी शायद हूँ इस बात का कि जो माजी की हुकूमतें हैं उन्होंने PFUJ, जो हमारी PFUJ बनना, जिसकी 50 बरस से ज़ायद की हिस्ट्री है, उस पर एक बुक लिखी जा चुकी है। आपने जायद साहब तंजीमों की बात की, अब ज़रा गौर कीजिएगा। उसके ख़िलाफ़ उन्होंने रातों रात 4 तंजीमें बना दी। ठीक, अगर आप कहेंगे तो मैं उन मिनिस्टर साहब का नाम भी नहीं से पूछूंगा। 4 तंजीमें बना दी रातों रात। क्यों कि ये जो PFUJ है, चूँकि ये गवर्नमेंट की बात नहीं सुनती, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ मुजाहरे करती है, जो सैलरीज़ पर कट लगा था उसके ख़िलाफ़ सड़कों पर हैं, अदालतों में हमारे ख़िलाफ़ जाते हैं। उन्होंने 4 तंजीमें खड़ी कर दी। ये वो लोग थे जिनके पास शायद 10 से ज़्यादा अपने मेंबर भी नहीं थे। वो क्या करते थे, जो नॉन मेंबर्स हैं उनको, अब देखिए ये किसी मिनिस्टर को नहीं पता कि तनवीर साहब, अनवर रज़ा साहब के पास कोई जो लोग हैं वो जर्नलिस्ट हैं या नॉन जर्नलिस्ट हैं। वो आए, बाहर खड़े किए और बताया उस मिनिस्टर को कि हमारे पास 15, 20, 30 लोग हैं। वो उन्होंने हमारे बुग्ज़ में वो तंजीमें खड़ी कर दी। उससे क्या नुकसान हुआ कि लोग उनके साथ भी कुछ शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि चले यार, हमें मराद तो मिली है। मसलन माजी में हमने देखा कि एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए लोगों को ख़रीदा गया। अगर आप रिकॉर्ड निकलवाना चाहें, मैं निकलवा दूंगा आपको, देखिएगा किस तरह लोगों को इश्तिहारात के ज़रिए रिश्वत दी गई। और वो लोग जो जेन्युइन PFUJ थी उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए। नासिर ज़ैदी साहब, जिन्होंने जनरल हक के दौर में कोड़े खाए, मुझे बताएं, अब वो एक रेजिस्टेंस की अलामत हैं। इस 70 बरस से ज़्यादा उम्र है उनकी। मुझे बताएं, ऐसे क्रेडिबल शख्सियात मौजूद है ना, वो हमारी तंजीम में मौजूद है। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की अगर आप बात करें, वहाँ पर भी हम सख्ती करते हैं। ऐसे लोगों को सामने लेके आएँ जो पढ़े लिखे हों, जो अपने लोगों की खिदमत कर सकें और जो बाहर अपना केस भी प्लीड कर सकें। आप देखें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिएगा, कि हम अदालतों में भी गए, हमने हुकूमतों से भी लड़ाई दी। यही वजह है कि आज आपको जो प्रेस क्लब की अंदरूनी सूरत नज़र आ रही है माशी तौर पर, वो ये वजह यह है कि 4 बरस से हमें एक पैनी भी गवर्नमेंट ने नहीं दी। हम अपने वसाइल से आप जैसे दोस्तों के ज़रिए शामिल कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं और अपने हालात को बेहतर कर रहे हैं। अनवर रज़ा साहब, आपने कहा जी कि पढ़े लिखे लोग और अच्छे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, यही एक वजह है। नय्यर अली साहिबा, हम लोग भी पढ़े लिखे भी हैं, खूबसूरत भी हैं, और हम लोग भी कोशिश हमेशा से यही करते रहे कि जो सहाफ़त के बुनियादी असूल हैं उनके ऊपर अमल करें और अच्छी सहाफ़त करें, जो हमारा फ़र्ज़ है। आप बतौर ख़ातून वैसे ही काम करना इस शोबे के अंदर बड़ा मुश्किल काम है, सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। फिर आपने प्रेस क्लब की सियासत में भी आप आ गई, और दूसरी तरफ जिस तरफ इशारा किया अनवर रज़ा साहब ने कि हुकूमती दबाव भी होता है और हुकूमत तोड़ फोड़ भी करती है ग्रुप्स के अंदर, और ये तोड़ फोड़ हमें लास्ट इलेक्शन के अंदर भी नज़र आई, और तंजीमें बना दी गई अपने मफादात के लिए, अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। हुकूमती प्रेशर लेना, हुकूमती लोगों को ओबलाइज करना, आप समझती कि ज़रूरी है कि हमें अगर उनकी बात ना भी सुने तो मामलात हम लोग चला लेंगे? देखिए तनवीर साहब, मैं वहाँ से शुरू करूँगी जहाँ से आपने ये कहा कि जो है सहाफ़ती तकाज़े और सहाफ़ती उसूल हमने पढ़े हैं और हमें इल्म है और हम उन पर अमल दरामद कर सकते हैं। शर्त यही है। देखिए, सहाफ़ती उसूल उनकी इंटरप्रिटेशन का असल मसला है। हमारे साथ मसला क्या हुआ असल में? मसला ये हुआ कि जब अनवर रज़ा ने ज़िक्र किया कि पिछले 4 साल और 1 साल, ये मैं इस 1 साल को भी उसमें ऐड करती हूँ, 5 साल से नेशनल प्रेस क्लब को एक पेनी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली। तो अब ये बताइए कि ये इतना बड़ा नेशनल प्रेस क्लब है, ये कैसे चलता है? अब लोग इसको भी बड़ा डिवाइड करते हैं कि नेशनल प्रेस क्लब का काम, नेशनल प्रेस क्लब क्यों नहीं नारे लगाता है जब लोगों की तनख्वाहें जो रोकी जाती। नेशनल प्रेस क्लब का काम आवाज़ उठाना है, लेकिन उसके लिए रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मौजूद है। ये काम यूनियंस के हैं, हम यूनियन के मेंबर हैं। मैं, अनवर, नईम महबूब, जायद साहब, आप, हम हर मुजाहरे में मौजूद होते हैं इस वजह से क्योंकि हम उस यूनियन के मेंबर हैं। हम अपने साथियों के हकूक़ की आवाज़ उठाना चाहते हैं। लेकिन नेशनल प्रेस क्लब का काम क्या है? ये लाइन जो है ये ड्रॉ होना बहुत ज़रूरी। नेशनल प्रेस क्लब का काम फलाह का काम है, अपने सहाफ़ी भाइयों की, अपने सहाफ़ी बहनों की, और उनकी बेहतरी का, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी ट्रेनिंग, ये हमारा काम है। जब हमारे पास एक पेनी नहीं होगी तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कभी किसी प्रोग्राम के लिए, कभी किसी प्रोग्राम के लिए नईम महबूब साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये प्रेस क्लब का काम है, अगर आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दें तो ये काम हो जाएगा।
अब असल मसला उसके बाद कहाँ पेश आया, जो आप YouTube की बात कर रहे हैं, जो आप डिजिटल मीडिया की बात कर रहे हैं, हम वीलॉगर्स की बात कर रहे हैं, और फिर उनकी वजह से जो कुछ वीलॉगर्स की गैर जिम्मेदारी की वजह से वो जो सहाफ़त के नाम पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी हो रहा है, हमें उसका जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। और उस तूफ़ान बदतमीज़ी के ज़िम्मेदार कौन है? क्या सारी दुनिया में डिजिटल मीडिया नहीं इवॉल्व कर गया? किया है भाई, सारी दुनिया में इस वक्त डिजिटल मीडिया चल कुछ रहा है, करती है सारी या दुनिया कुछ में करते हैं तो वो आज़ादी सहाफ़त का नारा लग जाता है। नहीं, मेरी बात सुनिए तनोली साहब, मैं जिस बात की तरफ आपको लेके जाना चाह रही हूँ, हमारे नाज़रीन को लेके जाना चाह रही हूँ कि ये सारे मामलात जो हैं ये ज़रूरी हैं। हम आंखें बंद करके ये नहीं सोच सकते कि डिजिटल मीडिया का एरा आ रहा है तो हम आंखें बंद करके एक कोने में बैठ जाए कि नहीं जी नहीं, हम तो इसमें शामिल नहीं होते क्योंकि यहाँ पर मसाइल हैं। मसाइल होंगे, लेकिन उन मसाइल का हल तमाम दुनिया में हुकूमतों ने किया। उन्होंने कानून साजी की, उन्होंने जो स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ बैठकर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया डिजिटल मीडिया। यहाँ क्या हुआ, इन्हीं यूट्यूबर्स को, इन्हीं डिजिटल मीडिया को बिठाकर अपने अपने मीडिया सेल्स बनाए गए, अपने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, नज़रिए ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किया गया। और फिर कहा गया कि भाई एक सेल ने कहा कि दूसरे सेल के जो मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं या जो लोग काम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है यार, ये कोई सहाफ़त है? भाई जो आपका हैशटैग लगा के जो रिपोर्टिंग कर रहा है वो सहाफ़त नहीं है, तो जो दूसरी जमात का हैशटैग लगा रहा है वो भी सहाफ़त नहीं है। तो सहाफ़त के नाम पर सहाफ़त का चोला पहनकर ये जो तूफ़ान बदतमीज़ी है उसको रोकेंगे कैसे? हम सब मसाइल डिस्कस करते हैं, हम सोल्यूशंस की तरफ नहीं जाते। वी हैव टू मूव टुवर्ड्स सोल्यूशन। सहाफ़ियों के मसाइल हैं या इससे जुड़े जो मसाइल हैं वो हम नहीं हल करने हैं, कोई खुलाई मखलूक नहीं आएगी, यहाँ पर बैठे जिम्मेदार लोगों ने करना है। देखिए जब पैका की तरफ आपको शायद याद होगा कि जब हम PFUJ, RIUJ, नेशनल प्रेस क्लब और पूरे पाकिस्तान की सहाफ़ती तंजीमें पार्लियामेंट के सामने बैठी हुई थी, तो वो ये कोई नहीं कह रही थी कि हमें नया जोड़ा दिला दें। वो कह रही थी कि वो कानून साजी जो कि PMDA के नाम के ऊपर आप करने जा रहे हैं वो गलत है, उससे आज़ादी इज़हार राय पे कदगन लगेगी। आपने पैका का इस्तेमाल करके जिस तरह से सहाफ़ियों को रुस्वा किया है और जिस तरह से कर रहे हैं और आइंदा भी करने का प्रोग्राम रखते हैं वो गलत बात है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। वी वांट के लेजिस्लेशन हो, वी वांट के कानून साजी हो, वी वांट के सज़ा और जज़ा का निज़ाम हो। अपना एक जो मामलात है उसको वाज़िया करना चाहिए। तो नौली साहब इसको जिस तरह से इन गवर्नमेंट ने, उस वक्त PTI की गवर्नमेंट थे उन्होंने, फिर उसके बाद जब नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो वो, और PTI से पहले जब गवर्नमेंट थी उसने भी इसको क्या लोगों के सामने एक बयानिया क्या बनाया जाता है कि ये सहाफ़ी ख़ुद को निज़ाम से बालतर समझते हैं, जज़ा और सज़ा नहीं चाहते, इसलिए वो खड़े हैं सड़कों पे। नहीं भाई, को ऐसे नजर आता है कि ये क्योंकि ये बयानिया बनाया जाता है ना तनोली साहब, ये बयानिया बनाया जाता है। हम जज़ा और सज़ा, इस जुमले पे ख़त्म करूँगी कि हम जज़ा और सज़ा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो सहाफ़ी कानून के ख़िलाफ़, सहाफ़ती अक़दार के ख़िलाफ़ झूठ बोले, किसी की किरदार कुशी करे, पैसे ले, भत्ते ले, करप्शन करे, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, लेकिन कानून के मुताबिक। नाज़रीन प्रोग्राम वक्त हो जाता है वक्फे का, वक्फा लेंगे, वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं रिपोर्टर्स कॉर्नर। आज हम लोग मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में नई महबूब साहब, आपने गुफ्तगू सुनी अनवर रज़ा साहब की और नईर अली साहिबा की। ये सहाफ़ियों के मसाइल के ऊपर बात हो रही थी। सहाफ़ियों के क्या मसाइल है मैं जानता हूँ, कुछ महीना एक पहले या इससे भी कम टाइम होगा, एक दो लोग ऐसे इंतकाल कर गए जो सख्त तरीन मुआशी मसाइल से दोचार थे और उन्होंने हमसे भी रब्ता किया, उससे पहले भी रब्ता किया। लेकिन एक इंसान एक हद तक किसी की मदद कर सकता है, ऐसे हमें ये जिम्मेदारी किसके गले डालनी है, किसके सर डालनी है कि ऐसे लोगों की जिम्मेदारी वो उठाएं। और ये कौन होगा? हुकूमत तो करने से रही है, हुकूमत ने अगर करना होता तो आज तक हो चुका होता। ये हम में से या आप में से किसी ने इसको करना है ना। और ये जो हमारी यूनियंस हैं, जो हमारी तंजीमें हैं, जो हमारे प्रेस क्लब्स हैं, यही जिम्मेदारी लेंगे। तो नली साहब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इस तरह के एक दो नहीं बल्कि बहुत से मतलब वाक़यात 15-20 आए रोज़ आते हैं। और मैं आपको अब ये बताना नहीं चाहता कि इसमें ना सिर्फ नेशनल प्रेस क्लब जी अपनी मदद आपके तहत और हमारी सहाफ़ती तंजीमें जिसमें PFUJ भी शामिल है, जो कि इस वक्त अफजल भट्ट साहब की सरबराही में चल रही है, वो प्रेसिडेंट हैं। और इसके अलावा RIUJ हमारे आबद अब्बासी साहब वो बड़े एक्टिव हैं, वो अपनी मदद आपके तहत हम कलेक्शन भी करते हैं और जो मदद हो सकती है वो करते हैं अपने वसाइल के मुताबिक। इसके बात ये है तो कैसे जाएगा किसी के पास? से बात ये कि अगर पूरे मुल्क के नेशनल प्रेस क्लब्स और सहाफ़ती तंजीमें सूबाई हुकूमतों से अगर आप देखें तो आज सिंध वालों को 4 करोड़ ग्रांट मिली अभी रिसेंटली,
अगर आप पंजाब में देखें, लाहौर प्रेस क्लब को देखें या पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को देखें, उनको 2.5-3 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली। इसी तरह KPK में बड़े अच्छी सूरत हाल है, वो भी फराहम कर रहे हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हुआ ये कि पिछले 4 साल 2 रोड, ये अभी भी 1 साल का नहीं, नहीं, सुन लेना स्पोर्ट के, इसका मतलब ये कि हम लोग चल नहीं सकते। हमारे आप तनुल से मुझे आप बताएं कि आपके पास क्या ऐसे वसाइल हैं। जब हमारे पास देखें ना, मदद लेंगे तो फिर हमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा। नहीं, सुन लेना मेरी बात। मुझे ये बताएं, जो लोग यहाँ पे मुंतखब हैं, जिस तरह की ये प्रेसिडेंट हैं अनवर रज़ा या नैयर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, ये वर्किंग जर्नलिस्ट भी हैं। हम लोग सारे वर्किंग जर्नलिस्ट भी, हम अपनी नौकरियां भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ वक्त निकाल के प्रेस क्लब में बैठते हैं, दोस्तों के मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं और फिर अपने मसाइल के तहत अपने तल्लुकात की बुनियाद पे बहुत सारे काम भी जहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, कोई डेवलपमेंट चल रही है, कोई पौधे चल रहे हैं, वो जाहिर सी बात है किसी ना किसी को कहना पड़ता है और उसके लिए हमें किसी कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं ना, हम करते हैं, ठीक है। वो एक आपका रिलेशनशिप है, पिछले 25 साल का, पिछले 30 साल का आप उन बीट्स में काम कर चुके हैं, आपके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। उन रिलेशंस को देखते हुए वो आपको ऑनर करते हैं और आपके वो काम करते हैं, ठीक है, उसमें आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। लेकिन मुझे ये बताएं तनवीर साहब, जब आपके पास फंड्स नहीं होंगे, कहीं से आपको कोई ऐसा ज़रिया आमदन मुस्तकिल नहीं आ रहा होगा, तो आप कैसे किसी को वो ग्रांट्स या मुश्किल वक्त में वो दे सकते हैं? इसके लिए आपको यकीनन गवर्नमेंट देती हैं, ये कोई अनोखी बात नहीं है, गवर्नमेंट को देना चाहिए। और गवर्नमेंट अगर चारों सूबों में दे रही है तो फेडरल कैपिटल में उनको, फेडरल कैपिटल में नहीं, गवर्नमेंट हमें कुछ देगी तो हमसे कुछ लेगी भी ना, को उम्मीद रखते हैं। नो, ऐसी बात नहीं। तो हमारी क़यादत के ऊपर तो फिर इतराज़ इस वजह से होता है, मुझे ये बताएं और जो नीचे का वर्कर है वो मर जाता है। साहब मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब जो मीडिया के बहुत बड़े चैंपियन कहलाते थे और बड़ा अप्रिशिएट करते थे और वहाँ पे कंटेनर्स पे सलूट मारते थे मीडिया को, हम लोग सारे 126 दिन वहाँ पे धरने को कवर करते थे, ठीक है, करते रहे। जब वो इक़्तिदार में आए तो उन्होंने तमाम मीडिया उसके लिए उनके लिए बुरा हो गया। क्यों हो गया ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। आज फिर वो मीडिया उनको अच्छा लगना लग पड़ा, लेकिन वो यूट्यूबर्स और वो सोशल मीडिया पे उन नए लड़कों के पास चले गए जिनको वो अपनी मर्ज़ी की बात कहना चाहते थे, अपनी मर्ज़ी का बयानिया बनाना चाहते थे और उन्होंने बनाया, उसमें उनको कामयाबी भी हासिल हुई। क्योंकि एक कहावत है, कम खर्चा नहीं हुआ। ये भी किस वक्त आपके सामने आएंगे कि वो मीडिया सेल कितने बड़े बने और सरकार के कौम के पैसों से वो मीडिया सेल्स चलाए गए जनाब, और उस पर अरबों रुपया खर्च किया गया, आवाम का पैसा खर्च किया गया। जो इंसाफ का बोलबाला करते थे, जो आवाम के टैक्सेस के पैसे को कहते थे कि हम एक पैनी नहीं खर्च करेंगे, उन्होंने जो KPK के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने के मामलात के लिए भी अपने बिल मंजूर करवा ले, ताकि कहीं खुदा ना खासा कहीं आने वाले दिनों में नैब का केस ना बन जाए। उनके फॉलोअर को, उनके सपोर्टर को कोई बात समझ नहीं आ रही आजकल। वो वक्त समझाते, वक्त बहुत बड़ा उस्ताद है जी तनौली साहब। ये बात भी गलत है, ठीक है। आप झूठ बोल के, वो एक कहावत है ना कि झूठ को इस कदर बोलें कि वो सच नज़र आने लग पड़े, तो खान साहब ने यही किया कि झूठ को इस कदर उन्होंने वायरल किया पे, और वो वक्त जो है ना आखिरकार वक्त साबित करता है सच्चाई को। साहब आपके मसाइल, मेरे मसाइल, यहाँ पर बैठे हर शख्स के मसाइल, साफ़ी के मसाइल, क़यादत हमारी हल कर पाएगी आपको लगता है? मौजूदा क़यादत जो है, हमारी क़यादत जो है वो तो इसमें अहलियत है। मैं महबूब साहब ने जिस तरह बात की, ये जो सरकारी वसाइल की आप बात करें कि हम जो सरकारी हमें फ़ंड मिलेगा तो फिर हम उनकी बात मानेंगे, मजबूर होंगे, इस तरह की बात नहीं है। मैं आपके इस बात से इख्तिलाफ़ करूँगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट में जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं, देखें जिस तरह हेल्थ का शोबा है, इस तरह ये साइंस टेक्नोलॉजी का है, इस तरह हमारे मीडिया का है, इसकी तो अलग वजारत है। उसमें तो इसके लिए एक फ़ंड एलोकेट है कि वो फ़ंड आप लगाएं। प्रेस क्लब नीम सरकारी इदारा है। आजकल पता क्या होता है साहब, हमने पिछले दौरे हुकूमत में देखा कि जिसने खान साहब के हवाले से अच्छी खबरें चलाई वो खान साहब के ज़्यादा करीब पाया गया, जिसने मरियम के हवाले से कुछ अच्छी खबरें चलाई, उनकी मन मर्जी पे चली, तो वो आजकल उनके ज़्यादा करीब पाए जाते हैं। तो जो बंदा हक और सच की बात करेगा वो किससे करीब जाएगा? तो माजी में भी देखें, नवाज़ शरीफ की हुकूमत देखें, पीपल पार्टी की हुकूमत देखें, वो जर्नलिस्ट जिंदे हैं, आप देख रहे हैं कि उनको उन्होंने नवाजा है। ये कोई नई बात तो नहीं है, उस वक्त भी इस तरह हुआ। वापस मैं इन तमाम सवालात का आपको जवाब दे सकूं। पहली बात तो ये है कि आपको इस बात से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि हम अब तक जो है हक और सच की आवाज़ को बुलंद किए हुए हैं, इसी वजह से 4 बरस से हमारे फंड्स हमें नहीं मिले। एक बात। दूसरी बात, आपको एक बात बताऊँ, कैसे भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मसलन हेल्थ में हमारा अपना एक ताल्लुक है, आपको हेल्थ की ज़रूरत है ना, हम वहाँ नहीं वहाँ पर भेजिए। पुलिस में किसी को कोई FIR नहीं दर्ज की जाती, में बहुत सारी मिसालें हैं, वो भी हेल्प के ज़रूर में आता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को हम किचन पैकेज देते हैं, वो हम उसको एक्सपोज नहीं कर सकते, बताते नहीं हैं। अब अभी भी अगर आप देखना चाहें, चूँकि आपने ये बात की, मैं आपको, हम ऑडिट करवाते हैं, ऑडिट में मौजूद है, मैं आपको हर महीने का फ़ंड दिखा सकता हूँ कि जो हम अपने तय में, वो भी आपको बताता हूँ कहाँ से देते हैं।
1.5 से 2 लाख रुपया हम लोगों को देते हैं। अब भी बहुत लोगों की जो किसी की बेटी की अगर मेडिकल की फ़ीस है वो हम अपने किसी दोस्त को कहते हैं, अगर आप कहें तो मैं नाम भी बताता हूँ, वो पे कर देते हैं। अपने तौर पर आप यकीन कीजिए जो 80 से 90% लोग हैं ना, उनके मसाइल हम खुद से मिलकर हल करते हैं और लोग इसकी गवाही भी देंगे। 10% इसलिए नहीं हल हो सकते कि हमारे वसाइल ही हमारे पास इतने नहीं। आप आजकल किसके चाहते हैं? किसी के भी नहीं। अगर होते, अगर इस गवर्नमेंट का भी होते तो आज भी फंड हमें मिल रहा होता। मतलब हम नमाजी में रहे ना, नहीं क्या वजह है? देखिए हम अपने उसमें आपको बुलाया नहीं जाता है, मैं आपको बताता हूँ हमारी जो बुनियादी चीज़ है ना, हम अपनी आज़ादी इज़हार राय पर, अपने बुनियादी असूलों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हाँ, असल बात यही। जहाँ तक आपने बात की ना, देखिए आप ना, आपने मुझे फ़ोन किया अनवर भाई यार ये इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसको यार थोड़ा कम कर दीजिएगा पैसे, ये स्टूडेंट्स हैं। हम करते भी, मैं वैसे इतनी हद तक तो हम गवर्नमेंट की, आपकी और दोस्तों की बात सुन लेते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि हम अपने असास को नुकसान पहुंचा के फंड लें। कॉन्फ्रेंस में इनको बुलाया जाता है, जाती है, ये उनकी चाहती होंगी आजकल। तनौली साहब, मुझे तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बुलाया जाता है क्योंकि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करती हूँ, जगह जा सकते हैं। तो लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना, जिस तरफ आप लेके जाना चाह रहे हैं, देखें दरबारियों की मांग हर दौर में रही है, अंजुमन सताइश बहमी वालों की जो मांग है वो हर दौर में रही है। और अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती हूँ तो मेरे सवालात आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सुने होंगे। मैं यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ इसलिए नहीं क्योंकि मैं खुद यूट्यूब करती हूँ, मैं यूट्यूब रन करती हूँ, लेकिन मेरा यूट्यूब का प्रोग्राम देखने के बाद आप कहेंगे यार ये ना सज्जे है ना खब्बे, ये है किस तरफ। वो इसलिए क्योंकि पिछले तकरीबन 2 डेकेड से हम पार्लिमानी गैलरियों में काम करते रहे हैं, हम इन सारे पॉलिटिशियंस को भी जानते हैं और हमने इन सबको हुकूमत में भी देखा है और उनके रवैये अपोजिशंस में भी देखे हैं। और मैं आपको हकीकी बात बताऊं तो ये सारे जो पॉलिटिशियंस हैं ना, इनमें से मोस्टली वो हैं जो कि नज़रिए ज़रूरत के तहत सिर्फ अपने काम करने के लिए आते हैं। अगर किसी आवाम को ये ज़ौम है या किसी लीडर के बारे में, चाहे वो पीटीआई की लीडरशिप हो, चाहे वो पीटीआई की हो, चाहे वो नून लीग की हो, कि वो उनका दर्द लेकर आए हैं और उनका दर्द लेकर वो जो है वो बीमार होकर यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि मसाइल तो हल नहीं हुए ना, हर दौर के मसाइल अपने अपने हैं और रहे हैं। जहाँ तक सहाफ़ियों की बात है, मैं फिर सॉल्यूशंस की बात करूँगी। सॉल्यूशन ये है कि हमें उन तमाम जो यूट्यूबर्स हैं, उन तमाम जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं, जो जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, उनमें से देखें, हम सिर्फ यूट्यूबर वो नहीं हैं जो अचानक से पैराशूट से आए। यूट्यूबर वो भी हैं जिनको नौकरियों से निकाल दिया उनके इदारों ने, दे हैड नथिंग टू डू, उनको सहाफ़त के अलावा कुछ नहीं आता, तो उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म पकड़ा और उन्होंने काम करना शुरू किया और वहाँ से कमा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें कुछ गलत नहीं। हमें कहाँ पर, नेशनल प्रेस क्लब क्या कर रहा है, हम डिजिटल मीडिया ट्रेनिंग्स करा रहे हैं, इसलिए ताकि वो सहाफ़ी, जेन्युइन सहाफ़ी जिसके पास अब कोई इदारा जिसके साथ नथी नहीं है लेकिन उसको कमाना है, उसको काम करना है, उसको डिजिटली कैपेबल कर दें कि वो कमाई कर सके अपनी, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम उन तमाम लोगों को देखें। आप, मैंने जैसे पहले भी कहा, हम आके मदद को ये समझती हैं कि वो बुरी नहीं है, वो होनी चाहिए। देखें, हुकूमत ने अभी रिसेंटली लास्ट ईयर जुलाई में, अगस्त में ट्रेनिंग्स हुई हैं बाकायदा, पीआईडी के प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग हुई है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने ट्रेनिंग कराई अलग है, लेकिन प्रेस क्लब को बराह रास्त फंडिंग करना, बराह रास्त फंड करेंगे तो हम देखें, हमारे सहाफ़ियों की, इस्लामाबाद के सहाफ़ियों की क्या ज़रूरत है, आपके चैनल में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी क्या ज़रूरत है, आपके कैमरामैन को क्या ट्रेनिंग चाहिए, आपके डीएसएनजी स्टाफ को क्या ट्रेनिंग चाहिए, आपके रिपोर्टर को क्या ट्रेनिंग चाहिए, इवन आपका जो प्रोडक्शन स्टाफ है उसको क्या ट्रेनिंग चाहिए, ये आपको पता है ना। बिल्कुल ऐसे। तो पीआईडी तो एक लिमिटेड काम कर सकती है, लेकिन हम जो कि इदारे, सहाफ़ती इदारे इधर बैठे हुए हैं, तो हम बजाय इसके कि हम तनौली साहब को कहें कि यार तनौली साहब हम ये ट्रेनिंग कराना चाह रहे हैं, तो आप हमें बताएं कि अब हमारे हम कोई लैंडलॉर्ड्स तो यहाँ नहीं बैठे हुए। अनवर सुबह 9 बजे निकलेगा, रात 9 बजे तक काम करेगा, मैं सुबह 9 बजे निकलूँगी, रात 9 बजे तक काम करूँगी, इवेंट्स कवर करूँगी, लोगों के साथ बैठूँगी, ख़बरें निकालूँगी, उनको फ़ाइल करूँगी, उनको प्रेजेंट करूँगी। तो ये सारे काम जो है वो अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हम भी उसी सफ़ में शामिल हैं जिस सफ़ में जो है वो लोग मसाइल का शिकार हैं। अगर कोई कहे ना कि बड़ी लेविश है, बड़ी आसान है, तो ये मुमकिन नहीं, ये हो ही नहीं सकती। नहीं, खैर लोगों को ग्लैमराइज लगती है, लेकिन वो ग्लैमर जो है उसके पीछे एक बहुत बड़ी जदोजहद है। हमने बहुत सारे लोगों को, जो पॉलिटिशियंस थे, वज़ीर आज़म खान साहब को रिसेंटली मुलाकात हुई, मैंने कहा आए सरप्राइज विजिट करते हैं किसी भी जर्नलिस्ट के घर, पिंडी में देख लेते हैं, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कितनी वनरेबल कंडीशन है उस बेचारे की। अनवर साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर जी। और हम लोग कोशिश करेंगे, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में ये बात कही थी कि रिपोर्टर्स कॉर्नर हम लोग स्टूडियो से करते थे, अब रिपोर्टर्स कॉर्नर हुआ करेगा असल जगह नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से। तो आपने हमारा साथ देते रहना है, हम लोग आपको तंग करते रहेंगे, आप लोग हमारे प्रोग्राम में आते रहेंगे।
किसी का, मैंने कहा था प्रोग्राम की ओपनिंग में, जी। किसी का दूसरा घर है और किसी का पूरा घर है। जी ऐसे है। ज़्यादातर आप जैसे लोग जो हैं, ज़ाहिर बात है यहाँ पर ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, आपको घर के लिए टाइम कम मिलता है। लेकिन वंस अगेन थैंक यू सो मच जी। वेलकम। आप प्रेसिडेंट नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के, नीर अली साहब आप फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, आपका बहुत शुक्रिया। महबूब भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया। नईम महबूब साहब बहुत शुक्रिया आपका। और जाहिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, आज हमने कोशिश की कि आपके सामने मुल्की मामलात के साथ साथ साफ़ी जो मसाइल हैं, जो साफ़ियों को दरपेश चैलेंजेस हैं, उस हवाले से भी बात कर सकें। और ये मामला यहाँ पर रुकेगा नहीं, इंशाल्लाह आइंदा आने वाले जो मज़ीद प्रोग्राम्स होंगे हम लोग यहीं से नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से करेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो मुल्की और बैनुल अक़वामी मसाइल हैं उनको भी डिस्कस करें, पाकिस्तान के वफाद के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, बेटरमेंट के लिए कहाँ कहाँ पर किससे क्या कोताही हुई, किसने गलती की और कौन उसको उसका जवाबदेह है, ये सारी बातें यहाँ से होती रहेंगी। और ये सबसे बेहतर और सबसे मौसर फोरम है जहाँ से, मैंने आपको पहले भी कहा कि प्रेस क्लब में हमारे साथ साफ़ी मौजूद होते हैं, यहाँ से खबर बनती है, यहीं से खबर निकलती है और यहीं से खबर जो है आप तक पहुँचती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान कैसर खान तनवीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।